आज अध्ययन करेंगे 11वीं बायोलॉजी के अंतर्गत रेस्पिरेटरी सिस्टम। इससे पहले हम लोग 11वीं बायोलॉजी के अंतर्गत न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम का पहले ही अध्ययन कर लिए हैं। 11वीं बायोलॉजी में विभिन्न प्रकार के जो तंत्र होते हैं, ह्यूमन सिस्टम होते हैं, मानव तंत्र होते हैं, लगभग 12 से 15 तंत्र होते हैं। उसमें से अधिकांश कहना चाहिए जो मानव तंत्र है, ह्यूमन सिस्टम है, जिसको ह्यूमन फिजियोलॉजी भी कहा जाता है, मानव कार्यकी विज्ञान भी कहा जाता है। इसमें विशिष्ट रूप से डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें विशिष्ट रूप से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिप सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ये सब कहना चाहिए नई सिलेबस के तहत 11वीं बायोलॉजी में है। और उसके बाद कहना चाहिए जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मानव जनन तंत्र है, वो 12वीं के सिलेबस में है। ठीक है, तो आज अध्ययन हम लोग करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम को। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन, यह कौन सा तंत्र है? यह कौन सा तंत्र है? यहाँ पर मैं आप लोगों को एक विशेष बात बताना चाहता हूँ। यदि हम क्लासरूम में अध्ययन करते हैं, ऑफलाइन क्लास अध्ययन करते हैं, तो इस प्रकार का डिजिटल चित्र, इस प्रकार का इमेज आपको नहीं मिलेगा। वहाँ पर कहना चाहिए ब्लैक बोर्ड है या फिर ग्रीन बोर्ड की सहायता से अध्ययन करते हैं तो कहना चाहिए सामान्य चित्र देखने को मिलता है। लेकिन इस डिजिटल ऐप के माध्यम से, ठीक है, इस गूगल के माध्यम से जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे चित्र देखने को मिलता है जिनसे कहना चाहिए, ये कहने पर हम मजबूर हो जाते हैं कि ऑफलाइन क्लास से ऑनलाइन क्लास या फिर डिजिटल ऐप के माध्यम से पढ़ाई करना क्या लगेगा, आपको उचित लगेगा। क्लियर? और इसमें चित्र भी कहना चाहिए बहुत ही स्पष्ट दिखाई देते हैं, एकदम कलरफुल दिखाई देते हैं। क्लियर? तो आप यहाँ पर अध्ययन करिए और ये समझिए कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में कोई भी अंतर नहीं है, बल्कि आप ये समझ सकते हैं ऑफलाइन से आपको ज़्यादा समझ किस में आएगा, ऑनलाइन क्लास में आते हैं। क्योंकि ऑनलाइन क्लास के माध्यम से यदि आप अध्ययन करते हैं तो इसको आप बार बार देख सकते हैं, आगे कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं। जबकि विद्यालय में कहना चाहिए जब ऑफलाइन पढ़ाई होता है तो एक बार कहना चाहिए टीचर पढ़ा दिए तो वहाँ पर कहना चाहिए रिवर्स या फिर पुनः बार बार देखने की वहाँ पर सुविधा नहीं होती है। क्लियर? तो यहाँ पर आप कहना चाहिए चित्र को देखिए, यह कौन सा तंत्र है? यह कौन सा तंत्र है? तो इस तंत्र को देखने से स्पष्ट रूप से दिखाई क्या दे रहा है? तो यहाँ पर कहना चाहिए 3 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो 3 ऑप्शन में आपको बताना है कि जो चित्र दिखाई रहा है वो कहना चाहिए मानव के कौन सा तंत्र का नामांकित चित्र या फिर तंत्र है। क्लियर? तो पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पर? पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र क्या है यहाँ पर? गलत। श्वसन तंत्र सही। सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र गलत। क्योंकि कहना चाहिए यहाँ पर हम एक चित्र देख रहे हैं, ये चित्र कहना चाहिए मानव के कहना चाहिए कौन से तंत्र का चित्र है? ये श्वसन तंत्र का चित्र है ये। क्लियर? जैसे ये श्वसन तंत्र है, यहाँ पर देखिए ये जो भाग दिख रहा है इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेकिया कहते हैं। और ये कहना चाहिए जो रेड कलर की ये दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये राइट लंग्स है। और ये कहना चाहिए इस साइड में दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये लेफ्ट लंग्स है। ये कहना चाहिए ट्रेकिया है। और ये यहाँ से यहाँ तक कहना चाहिए पूरी ट्रेकिया है। ठीक है जी। यहाँ पर देखते हैं ये भाग कहना चाहिए क्या है? ये ट्रेकिया। और ये भाग क्या है? राइट लंग्स, मतलब दायां साइड का फेफड़ा। और ये क्या है? लेफ्ट लंग्स। तो ये कहना चाहिए जो ट्रेकिया है ये पूरी यहाँ से यहाँ तक है, ये ट्रेकिया।
और ये अंदर में कहना चाहिए इस प्रकार की शाखा शाखा दिखाई देती है। इन सब को कहा जाता है ब्रोंकी, ब्रोंकियोल, एल्यूलर डक्ट, एल्यूलर सैक और एयर सैक। आगे और इनका विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। ये भाग कहना चाहिए जो गर्दन में स्थित होती है यह है ट्रेकिया। अंदर की ओर जाकर कहना चाहिए ये दो शाखा में बढ़ जाती है। यहाँ पर आने के बाद ये दो शाखा में बढ़ जाती है। इसके बाद कहना चाहिए और शाखा में ये बढ़ती जाती है। ठीक है, तो कहना चाहिए ये हो गया आपका ट्रेकिया, ये हो गया ब्रोंकी, आगे चलकर ब्रोंकियोल, उसके बाद एल्यूलर डक्ट और लास्ट में होती है एयर सैक जिनको एल्यूली कहा जाता है। ब्रोंकी, ब्रोंकियोल, एल्यूलर डक्ट, एल्यूलर सैक और लास्ट में होती है एयर सैक। लास्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? एयर सैक। ठीक है, इनका दूसरा नाम भी होता है एल्यूली। हिंदी में कहा जाता है इनको वायु कोश, वायु कुपिका। ये कहना चाहिए अंतिम जो धमनी और सीरा होती है उनकी कैपिलरी में क्या होती है? ये खुलती है। क्लियर? अगली क्वेश्चन देखिए, फेरिंग्स का अध्ययन किस तंत्र के अंतर्गत किया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन है फेरिंग्स का अध्ययन किस तंत्र के अंतर्गत किया जाता है? तो फेरिंग्स का अध्ययन कहना चाहिए पाचन तंत्र के अंतर्गत भी अध्ययन किया जाता है और श्वसन तंत्र के अंतर्गत भी अध्ययन किया जाता है। तो उत्तर क्या है? यहाँ पर डी है। क्लियर? ये जो चित्र को आप लोग पुनः एक बार देखिए, यहाँ पर और आप लोगों को मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। जो कहना चाहिए जो मानव का जो श्वसन तंत्र होता है, मानव का जो श्वसन तंत्र होता है वो कहाँ से शुरू होता है? क्लियर? तो एक बार यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो मानव का कहना चाहिए जो श्वसन तंत्र होता है वो नॉस्ट्रिल से प्रारंभ होती है। कहाँ से प्रारंभ होती है? नॉस्ट्रिल, नासा छिद्र से। ये जो नॉस्ट्रिल से होती है आगे चलकर कहना चाहिए नेजल पैसेज बनाती है। क्या बनाती है? नेजल पैसेज। नेजल पैसेज के अंदर में नेजल कैविटी होती है, नेजल चेम्बर होते हैं। उसके बाद कहना चाहिए जो नेजल पैसेज होती है, ठीक है, ये नॉस्ट्रिल पहला भाग है और नेजल पैसेज कहना चाहिए दूसरा भाग है। उसके बाद तीसरा भाग क्या होता है? फेरिंग्स होता है। तीसरा भाग क्या होता है? फेरिंग्स होता है। उसके बाद चौथा भाग क्या होता है? लेरिंग्स होता है। उसके बाद पांचवा भाग क्या होता है? फेरिंग्स, लेरिंग्स। उसके बाद होता है ट्रेकिया। ठीक है, ट्रेकिया आगे चलकर कहना चाहिए दो शाखा में बढ़ती है, तो उसको आगे को क्या कहा जाता है? ब्रोंकी। ये आगे चलकर और शाखा में बढ़ती जाती है। ठीक है, शाखा में बढ़ती जाती है, तब उसको हम लोग बोलेंगे ब्रोंकियोल। ठीक है, आगे चलकर कहना चाहिए एल्यूलर डक्ट और आगे चलकर एल्यूलर सैक और लास्ट में होता है एल्यूली जिनको कहना चाहिए एयर सैक कहा जाता है। तो ये कहना चाहिए श्वसन तंत्र के भाग होते हैं। इस भाग को आप लोग एक लाइन से याद रख लेंगे। ठीक है जी, पहला क्या होता है? नॉस्ट्रिल। पहला क्या होता है? नॉस्ट्रिल। सेकंड क्या होता है? नेजल पैसेज। थर्ड क्या होता है? फेरिंग्स। फोर्थ क्या होता है? लेरिंग्स। फिफ्थ क्या होता है? ट्रेकिया। ट्रेकिया आगे चलकर दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है या फिर बढ़ जाती है, उसको कहा जाता है ब्रोंकी। ये आगे चलकर और शाखाओं में बढ़ती जाती है, तब उसको कहा जाता है ब्रोंकियोल। और आगे चलकर और शाखाओं में बढ़ती जाती है, उनको कहा जाता है एल्यूलर डक्ट। और उनके बाद और पतली पतली शाखाओं में बढ़ती है, उनको एल्यूलर सैक। और लास्ट में कहा जाता है उनको एयर सैक। एयर सैक का दूसरा नाम होता है एल्यूली, हिंदी में वायु कुपिका या फिर वायु कोश। और जो कहना चाहिए बहुत ही क्या होती है? वायु कोश स्पंजी होती है। क्या होती है? स्पंजी होती है। स्पंजी का अर्थ क्या होता है? उसमें संकुचन और शिथिलन होने की क्या पाई जाती है? क्षमता पाई जाती है। क्लियर? जैसे कि एयर सैक, सबसे लास्ट भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? एयर सैक। ठीक है, एयर सैक।
इसका दूसरा नाम होता है एलियोली, इसको भी याद रख लेंगे। इसका दूसरा नाम क्या होता है? एलियोली। ठीक है, ये बहुत ही क्या होती है? स्पंजी होती है। जैसे कि मान लो कहना चाहिए, आप लोग स्पंज सुने होंगे, एक जंतु भी होते हैं स्पंज, वो बहुत क्या होते हैं? वो स्पंजी होते हैं। तो मान लो कहना चाहिए ये एयर सैक है, और स्पंजी का मतलब होता है इसमें सिस्टोल डायस्टोल हार्ट के समान। यहाँ पर सिस्टोल डायस्टोल नहीं कहेंगे, यहाँ पर इनको कहना चाहिए संकुचन शिथिलन कहते हैं। मतलब जो भी स्पंजी होते हैं उसमें संकुचन और शिथिलन की क्या पाई जाती है? क्षमता पाई जाती है। क्लियर? इसी कारण जो हमारी जो लंग्स होती है, जो फेफड़े होती है, वो क्या होती है? स्पंजी होती है। क्योंकि लंग्स में क्या पाई जाती है? एयर सैक या फिर एलियोली पाई जाती है। क्लियर? और ये जो कहना चाहिए जो एलियोली होती है, एयर सैक होती है, ये धमनी और जो सीरा, आर्टरी और वेन, उनकी जो कैपिलरी होती है, ठीक है, उनके जाल इसमें पाए जाते हैं। मतलब एयर सैक में धमनी और सीरा के जो कैपिलरी होते हैं, महीन शाखाएं होती है, इसमें पाई जाती है, जिनके कारण कहना चाहिए उस जाल की सहायता से और एयर सैक दोनों की सहायता से क्या होती है? यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होती है। क्योंकि जो कहना चाहिए जो श्वसन तंत्र होते हैं, वो कहना चाहिए नॉस्ट्रिल से ऑक्सीजन आती है। ठीक है, नॉस्ट्रिल से ऑक्सीजन आती है, वायुमंडलीय वायु, ये नॉस्ट्रिल से होते 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 कहाँ पहुँचती है? ये एयर सैक में पहुँचती है, वायु कोश में पहुँचती है। और इस वायु कोश में क्या पाई जाती है? आर्टरी और वेन। आर्टरी और वेन मतलब धमनी और सीरा की कैपिलरी पाई जाती है। ठीक है, इसमें जालिका के रूप में पाई जाती है। तो यहाँ से कहना चाहिए ऑक्सीजन आती है, और आर्टरी और वेन में क्या होती है? शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त होती है। तो यहीं पर कहना चाहिए एयर सैक में ही क्या होती है? गैसेस एक्सचेंज की क्रिया होती है। क्लियर? अब यहाँ पर कहना चाहिए हम लोग चित्र को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। फेरिंग्स का अध्ययन किस तंत्र के अंतर्गत किया जाता है? तो ये तो क्लियर हो गया है, पाचन तंत्र में भी फेरिंग्स का अध्ययन किया जाता है और श्वसन तंत्र में भी इसका अध्ययन किया जाता है। क्लियर? लेकिन यहाँ पर आपको विशिष्ट रूप से चित्रों की सहायता से बताना है, न कि कहना चाहिए फेरिंग्स का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। क्लियर? इस चित्र को आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, पहला पार्ट देखिए यहाँ पर नॉस्ट्रिल। पहला पार्ट क्या दिख रहा है? नॉस्ट्रिल। अपने आप कहना चाहिए स्वयं शरीर को देखिए, नोज को देखिए, नाक को देखिए। अपना कहना चाहिए जो नॉस्ट्रिल होती है, जो नोज होती है, ठीक है, इनमें कहना चाहिए हमारे शरीर में नोज की संख्या 1 होती है, लेकिन जो छिद्र होते हैं वो 2 होते हैं। उन छिद्रों को ही क्या कहा जाता है? नॉस्ट्रिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉस्ट्रिल। ठीक है, पहला पार्ट क्या है? नॉस्ट्रिल। उसके बाद जो नॉस्ट्रिल होते हैं अंदर की ओर जाकर एक कैविटी बनाती है। उस कैविटी को क्या कहा जाता है? नेजल कैविटी। क्या कहा जाता है? नेजल कैविटी। ठीक है, नेजल कैविटी या फिर नेजल पैसेज भी कह सकते हैं। अलग अलग पुस्तक में अलग अलग नाम मिल सकता है। नॉस्ट्रिल आगे की ओर कहना चाहिए एक गुहा में खुलती है, उसको कई पुस्तकों में नेजल पैसेज कहा जाता है और कई पुस्तकों में नेजल कैविटी कहा जाता है। अर्थ एक ही होता है। ठीक है, नेजल कैविटी या नेजल पैसेज, इसके अंदर में कहने चाहिए एक चेम्बर भी होती है, उस चेम्बर को नेजल चेम्बर कहा जाता है, नासा वेस्मा। ठीक है, और नॉस्ट्रिल को हिंदी में कहा जाता है नासिका छिद्र। नासिका छिद्र अंदर की ओर एक कहने चाहिए गुहा बनाती है, उसको इंग्लिश में नेजल पैसेज या फिर नासिका मार्ग कहा जाता है। क्लियर? तो चित्रों को देखकर आपको समझना है प्रत्येक क्वेश्चन को। पहला पार्ट क्या है? नॉस्ट्रिल। सेकंड क्या है? नेजल कैविटी। क्लियर? उसके बाद कहना चाहिए तीसरा क्या है? फेरिंग्स है। तीसरा क्या है? फेरिंग्स है। फेरिंग्स के बाद फोर्थ क्या है? लेरिंग्स है। ठीक है जी, उनके बाद कहना चाहिए लेरिंग्स के बाद क्या है? ट्रिकिया है। ठीक है,
ट्रेकिया कहना चाहिए आगे चलकर जब दो शाखाओं में बढ़ जाती है तब उनको क्या कहा जाता है, ब्रोंकी कहा जाता है। ब्रोंकी आगे चलकर और शाखाओं में विभाजित होती जाती है, उसका यहाँ पर नामकरण नहीं दिया गया है। जो ब्रोंकी होते हैं आगे चलकर ब्रोंकियोल बनाते हैं, ब्रोंकियोल आगे चलकर एल्यूलर डक्ट बनाते हैं, एल्यूलर डक्ट आगे चलकर एल्यूलर सैक बनाते हैं, और एल्यूलर सैक आगे चलकर एयर सैक बनाते हैं जिनको एलियोली कहा जाता है। ठीक है, एलियोली को माना जाता है लंग्स में इनकी संख्या करोड़ों में होती है। जो एयर सैक होती है जिनको एलियोली भी कहा जाता है, ठीक है, वायु कोष्ठ या वायु सैक कहा जाता है, इनकी संख्या कहना चाहिए एक एक लंग्स में लगभग 30-30 करोड़ की संख्या में पाए जाते हैं। इन एयर सैक के कारण ही लंग्स क्या होती है, स्पंजी होती है। स्पंजी मतलब इसमें संकुचन और शिथिलन की क्षमता इसमें पाई जाती है। क्लियर? तो यहाँ पर कहना चाहिए जो रेड कलर दिख रहा है ये कहना चाहिए क्या है, ये लंग्स है। तो लंग्स के अंदर कहना चाहिए यही सब ये पाई जाती है, मतलब एल्यूलर डक्ट, एल्यूलर सैक, एयर सैक पाई जाती है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका राइट लंग्स और ये हो गया आपका लेफ्ट लंग्स, और ये कहना चाहिए डायफ्राम है। डायफ्राम का अर्थ ये कहना चाहिए एक डायफ्राम है। डायफ्राम के ऊपर वाले भाग को कहना चाहिए वक्ष कहते हैं हम लोग, थोरेक्स कहते हैं, नीचे वाले भाग को एब्डोमेन या फिर उदर गुहा कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर लगभग कहना चाहिए श्वसन तंत्र यहाँ पर क्लियर हो गया। कई पुस्तकों में कहना चाहिए श्वसन तंत्र को 2 भागों में विभाजित करके अध्ययन किया जाता है। तो पहला भाग क्या होता है, ठीक है, पहला भाग को कहना चाहिए अधिकांश पुस्तकों में लिखा रहता है कंडक्टिंग ऑर्गन या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। पहला भाग को बोलेंगे हम लोग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, या फिर इसका दूसरा नाम होता है कंडक्टिंग ऑर्गन, कंडक्टिंग ऑर्गन। और दूसरा भाग को जो मेन भाग होती है उसको क्या कहा जाता है, लंग्स कहा जाता है। क्योंकि कहना चाहिए रेस्पिरेटरी सिस्टम का मुख्य ऑर्गन क्या होता है, लंग्स होता है, जिसके कारण लंग्स को मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन माना जाता है। ठीक है, और पहला भाग होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या फिर कंडक्टिंग ऑर्गन। तो कंडक्टिंग ऑर्गन के अंतर्गत कहना चाहिए कौन कौन से आ सकते हैं, नॉस्ट्रिल आते हैं, नेजल पैसेज आते हैं, फेरिंग्स आते हैं, लेरिंग्स आते हैं, ट्रेकिया आते हैं। ये सब कहना चाहिए ये कंडक्टिंग ऑर्गन है जो वायुमंडलीय वायु को अंदर ले जाने का कार्य करते हैं, जिसके कारण इसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, श्वसन नलिकाएं कहा जाता है। लेकिन लंग्स को मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन माना जाता है, क्योंकि लंग्स में ही कहना चाहिए O2 CO2 का क्या होता है, यहीं पर आदान प्रदान होता है। क्योंकि लंग्स में एलियोली की संख्या कितनी होती है, करोड़ों की संख्या में पाई जाती है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोल घेरे में स्थित, यहाँ पर आप लोगों को और कुछ क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि श्वसन तंत्र में कहना चाहिए इस चित्र को ध्यान से देखते हैं। जैसे कि नेजल पैसेज, आप चित्र को ध्यान से देखिए, यह हो गया नेजल कैविटी। नेजल कैविटी मतलब नासिका गुहा। ये जो नासिका गुहा होती है, आप अपने शरीर में कहना चाहिए इनका थोड़ा सा अध्ययन कर सकते हैं। नेजल पैसेज के अंदर में एक कैविटी होती है, उस कैविटी को बोलेंगे नेजल कैविटी। नेजल कैविटी की खासियत ये होती है कि इस नेजल कैविटी में सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू का बना हुआ हेयर पाई जाती है। सिलिएटेड एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू की बनी हुई क्या पाई जाती है, हेयर पाई जाती है। ठीक है, इसी में कहना चाहिए नेजल कैविटी में कुछ म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है, म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती है। ये जो म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं, म्यूकस द्रव का सेक्रेशन करते हैं। मतलब हमारी जो नेजल कैविटी होती है, अंदर में जो कैविटी है उसमें म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती है। ये म्यूकस ग्लैंड्स चूँकि ये ग्रंथि है तो ये एक द्रव का क्या करेंगे, सेक्रेशन करेंगे। उस द्रव के कारण नेजल कैविटी हमेशा क्या बनी रहती है, नम बनी रहती है, लुब्रिकेंट बनी रहती है। क्लियर?
इसमें सिलिएटेड इपिथेलियम टिश्यू की बनी हुई हेयर पाई जाती है। तो ये हेयर यहाँ पर क्या कार्य करती है, जो भी कहना चाहिए धूल के कण या फिर अन्य कण या फिर अन्य जो डस्ट होते हैं जब नॉस्ट्रिल में प्रवेश करते हैं तो उसको क्या करते हैं, रोकने का कार्य करते हैं। क्लियर। और यहीं पर कहना चाहिए म्यूकस ग्लैंड्स होते हो, म्यूकस द्रव का क्या कर देते हैं, सिक्रेशन कर देते हैं, स्त्रवण कर देते हैं। तो जो भी कहना चाहिए जो धूल के कण होते हैं, अन्य कण होते हैं, अन्य सूक्ष्मजीवी होते हैं, नॉस्ट्रिल के साथ में और कहना चाहिए लेरिंग्स, ट्रेकिया, लंग्स तक नहीं पहुंच पाती है। जो भी धूल के कण है, जो भी डस्ट है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो सब कहना चाहिए म्यूकस ग्लैंड्स से स्त्रावित होने वाले म्यूकस द्रव में क्या हो जाती है, चिपक जाती है। और जो हेयर होती है जो कहना चाहिए सिलिएटेड इपिथेलियम टिश्यू की बनी रहती है। ये कहना चाहिए धूल के कण और अन्य जो सूक्ष्मजीवी होते हैं उनको कहना चाहिए लंग्स तक प्रवेश करने से क्या कर देती है, ये रोक देती है। क्लियर। कई पुस्तकों में कहना चाहिए जो नेजल पैसेज होती है, जो नेजल पैसेज होती है इनको कहना चाहिए 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ये जो नेजल कैविटी है या नेजल पैसेज है, इसके अंदर में नेजल चेम्बर होती है। ठीक है। इस नेजल चेम्बर को 3 भागों में क्या की जाती है, विभाजित की जाती है। प्रथम भाग को क्या कहा जाता है, वेस्टिबुलर रीजन, वेस्टिबुलर रीजन। उसके बाद दूसरा भाग को क्या कहा जाता है, रेस्पिरेटरी रीजन, रेस्पिरेटरी रीजन। और तीसरा भाग को क्या कहा जाता है, ऑल्फैक्टरी रीजन। ठीक है जी। ये जो नेजल चेम्बर होती है जो नेजल कैविटी के अंदर पाई जाती है, इस नेजल चेम्बर को 3 भागों में विभाजित कर देते हैं। ठीक है। पहला क्या है, वेस्टिबुलर रीजन, सेकंड क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और तीसरा क्या है, ऑल्फैक्टरी रीजन। ठीक है। तो ये जो पहला भाग होता है वेस्टिबुलर रीजन, इसी भाग में कहना चाहिए क्या पाई जाती है, सेबेसियस ग्लैंड्स, मतलब तेली ग्रंथि पाई जाती है। इसी में कहना चाहिए म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती है। इसी में कहना चाहिए हेयर पाई जाती है। क्लियर। और जो सेकंड भाग होते हैं रेस्पिरेटरी रीजन, इस रेस्पिरेटरी रीजन भाग में ब्लड वेसिल अत्यधिक संख्या में पाए जाते हैं, जिसके कारण यह भाग कहना चाहिए गुलाबी या फिर लाल रंग के दिखाई देते हैं। और इस सेकंड भाग में ही कुछ सेल्स पाई जाती है, म्यूकस सेल्स और सीरस सेल्स पाई जाती है। ठीक है जी। उसके बाद तीसरा भाग क्या होता है, ऑल्फैक्टरी रीजन। इस ऑल्फैक्टरी रीजन ही कहना चाहिए वास्तव में गंध उद्दीपन ग्रहण करने का कार्य करती है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि नोज या फिर नॉस्ट्रिल, इनका मुख्य कार्य क्या होता है, गंध उद्दीपन को ग्रहण करना। ठीक है। तो ये जो तीसरे पार्ट होती है ऑल्फैक्टरी पार्ट होती है, ऑल्फैक्टरी रीजन होती है। इसी में कहना चाहिए गंध उद्दीपन का क्या होता है, बोध होता है। क्लियर। उसके बाद कहना चाहिए आगे जो पार्ट्स होती है उसको कहा जाता है फेरिंग्स। क्या कहा जाता है, फेरिंग्स। फेरिंग्स का अध्ययन कहना चाहिए पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। इधर से जैसे कि हम लोग जब डाइजेस्टिव सिस्टम का अध्ययन करेंगे तो यहाँ से कहना चाहिए हम लोग जब माउथ से जाएंगे तो माउथ में आगे जाएंगे तो भी बकल कैविटी किस में खुलेगा, फेरिंग्स में खुलेगा। उसके बाद जैसे हम लोग श्वसन तंत्र से जाते हैं तो यहाँ पर भी कहना चाहिए जो नॉस्ट्रिल होती है और उसके बाद नेजल कैविटी होती है, नेजल कैविटी भी किस में खुलती है, फेरिंग्स में खुलती है। क्लियर। तो जो फेरिंग्स होती है इसके अंदर में कहना चाहिए एक आर्गन होती है, उसको कहा जाता है ग्लॉटिस। उसको क्या कहा जाता है, ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर एक कहना चाहिए फ्लैप होती है, एक ढक्कन जैसे आर्गन होती है, उनको कहना चाहिए एपिग्लॉटिस कहा जाता है। यहाँ से भी कहना चाहिए क्वेश्चन कई बार आते रहते हैं ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस से। क्लियर। ग्लॉटिस के ऊपर कहना चाहिए एक फ्लैप पाई जाती है, ढक्कन पाई जाती है, उसको कहना चाहिए हम लोग क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस। सामान्य समय में ये जो ग्लॉटिस होता है ये फेरिंग्स में ही पाई जाती है। सामान्य परिस्थितियों में ये जो एपिग्लॉटिस होता है ये ग्लॉटिस को ढकने का कार्य नहीं करती है और आराम से कहना चाहिए श्वसन होती रहती है।
लेकिन जब कहना चाहिए भोजन ग्रहण करने के समय, जब भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन कहना चाहिए बकल कैविटी से फेरिंग्स में जाती है, बकल कैविटी से फेरिंग्स में जाती है, फेरिंग्स से ईसोफेगस और ईसोफेगस से स्टमक में। तो उस दौरान कहना चाहिए भोजन ग्रहण करने के दौरान भोजन कहना चाहिए नॉस्ट्रिल में ना आए, भोजन नॉस्ट्रिल में ना आए, तो उस समय कहना चाहिए इपीग्लॉटिस क्या कर देता है, ग्लॉटिस को ढकने का कार्य करते हैं। इसी कारण भोजन हमेशा फेरिंग्स से ईसोफेगस में जाती है, मतलब फेरिंग्स से नॉस्ट्रिल में नहीं आती है। लेकिन ये देखा गया है कई बार अचानक जब हम लोग जल्दी जल्दी भोजन ग्रहण करते हैं या फिर भोजन ग्रहण करते समय छींक आती है या खांसी आती है, तो कई बार कहना चाहिए जो भोजन होती है फेरिंग्स से ईसोफेगस में तो जाती है, लेकिन भोजन के कुछ एक दो कण कहना चाहिए नॉस्ट्रिल में आ जाती है। उसका अर्थ ये होता है कि उस दौरान इपीग्लॉटिस ग्लॉटिस को ढकने में सक्षम नहीं है या फिर उसको ढक नहीं पाती है, जिसके कारण भोजन के कुछ कण किस में आ जाते हैं, नॉस्ट्रिल में आ जाते हैं। क्लियर। उसके बाद कहना चाहिए जो फेरिंग्स होता है उसके बाद क्या होता है, लेरिंग्स होता है। क्या होता है, लेरिंग्स। ये लेरिंग्स भी कहना चाहिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन होती है। ठीक है जी। लेरिंग्स को कहना चाहिए हिंदी में कहा जाता है कंठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंठ। सामान्य शब्दों में क्वेश्चन आता है मानव का कहना चाहिए साउंड मतलब आवाज़ उत्पादन करने वाले ऑर्गन का नाम क्या है। ठीक है, तो साउंड या फिर आवाज़ उत्पन्न करने वाले ऑर्गन का नाम होता है लेरिंग्स। इसमें कहना चाहिए एक ऑर्गन पाई जाती है, उसको कहा जाता है ओकल कॉर्ड। इसको क्या कहा जाता है, ओकल कॉर्ड। ठीक है, ये ओकल कॉर्ड ही कहना चाहिए आवाज़ को क्या करते हैं, ये उत्पन्न करते हैं। क्लियर। ये जो ओकल कॉर्ड होती है ये फ्रॉग में भी कहना चाहिए पाई जाती है। ये जो फ्रॉग होते हैं वो भी ओकल कॉर्ड की सहायता से अपनी आवाज़ क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। पक्षी होती है, पक्षी भी कहना चाहिए आवाज़ निकाल सकती है, लेकिन उसमें ओकल कॉर्ड नहीं पाई जाती है। उसमें जो साउंड प्रोडक्ट करने या फिर साउंड उत्पन्न करने वाले जो ऑर्गन होते हैं पक्षियों में, बर्ड्स में, उनको कहना चाहिए सिरिनिक्स कहा जाता है। उसमें एक ऑर्गन होती है सिरिनिक्स। ठीक है, वो कहना चाहिए आवाज़ उत्पन्न करने वाली ऑर्गन होती है। लेकिन मानव में कहना चाहिए लेरिंग्स होते हैं। लेरिंग्स के अंदर क्या पाई जाती है, ओकल कॉर्ड पाई जाती है। क्लियर। और ये जो लेरिंग्स होते हैं इस लेरिंग्स को कहना चाहिए सहारा देने के लिए 4 या फिर 3 कहना चाहिए उपास्थि प्लेट पाई जाती है। जो लेरिंग्स होती है उनको सहारा देने के लिए 3 या 4 कहना चाहिए कार्टिलेज या फिर उपास्थि का बना हुआ क्या पाई जाती है, प्लेट पाई जाती है। उनमें कहना चाहिए पहला प्लेट का नाम होता है थायराइड कार्टिलेज मतलब थायराइड उपास्थि। सेकंड का नाम होता है एरिटिनॉइड उपास्थि, एरिटिनॉइड उपास्थि। और तीसरा का क्या होता है, क्रिकॉइड उपास्थि। ये तीनों कहने जी उपास्थि क्या कार्य करते हैं, लेरिंग्स को या लेरिंग्स की दीवार को क्या प्रदान करती है, सहारा प्रदान करती है। क्लियर।